सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत। आज आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2025 वर्ष के जाते जाते दो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये महत्वपूर्ण निर्णय भारत में हाईवे की कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं और करीब 20,668 करोड़ की दो हाईवे की परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी है। तो आज हम कार्यक्रम में इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे जो एक बड़ी परियोजना को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली है, नासिक सोलापुर हाईवे। ये 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को संबोधित करते हुए इस परियोजना के संबंध में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच की डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। तो मिस्टर प्रसाद, कैसे आप इस परियोजना को देखते हैं, खासतौर पर जब हम देश में कनेक्टिविटी के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या कनेक्टिविटी के साथ साथ हम बढ़ते आर्थिक तंत्र जैसे लॉजिस्टिक्स की आवाजाही हो, माल ढुलाई हो, इस विषय को भी रखते हैं। तो ऐसे में ये परियोजना किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है? जी, ये बहुत ही है इसलिए कि हम पिछले कई दशकों से, खासकर एक दशक से ज्यादा, पूरी सरकार का जो फोकस रहा है वो ये है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट हो। क्योंकि आप अगर विकसित भारत की और जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभारना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आर्थिक तौर से कैसे प्रगति करें। और आर्थिक जब बात करते हैं तो कई सारे आयाम उसमें जुड़ जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा है रोड एंड हाईवेज। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर कहीं पे इंडस्ट्री है या लगाते भी हैं या चलाते हैं, वहां व्यवसाय का जो भी सामान कार्य है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जरिया होना चाहिए और वो भी बिल्कुल आज की तरह गति अच्छी हो ताकि आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। तो इस तरह से अगर आप देखें, इसी परिकल्पना वैसे की जाती है। और जैसे कि मंत्री जी ने भी बात कही है, ये जो हमारी सारी योजनाएं हैं वो ये है कि बड़े बड़े, जैसे आपने अभी जो करीब 20,000 करोड़ के मान के चलिए 374 किलोमीटर जो महाराष्ट्र से चल के आगे पूरा जो कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं नासिक से लेकर आगे तक, तो ये कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत और पूर्वी भारत को जोड़ेगा। पूर्वी भारत की तरफ हमारा उड़ीसा आएगा और नीचे दक्षिण भारत चेन्नई तक, और मद्रास में भी आपके पास जो है समुद्री जहाज के जो पोर्ट्स हैं वो हैं। तो कई सारे जो है बीच बीच में आपके, और जैसे मंत्री जी ने भी बात कही कि बीच में वक्त बड़ा कम हो जाएगा, लोगों को आवाजाही के लिए काफी टाइम उसमें कम कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जब माल ढुलाई तो एक चीज है, जैसे आज जिसका जिक्र आपने भी किया, सरकार की ये प्रयास कई सालों से चल रही है कि एक हाई स्पीड कॉरिडोर यानी तेज गति से आप ट्रैफिक का मूवमेंट रखें ताकि टाइम कम हो और भीड़ भड़का कम हो और उससे खर्चा भी कम हो। जी, अगर हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र ये एक बड़े औद्योगिक राज्य हैं। उधर दक्षिण भारत में भी जब इस राजमार्ग के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो एक हम माल ढुलाई या लॉजिस्टिक्स के संबंध में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे औद्योगिक गतिविधियों को इससे फायदा होगा। और क्योंकि इस राजमार्ग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी, साथ में दिल्ली आगरा मुंबई कॉरिडोर और तमाम ऐसे क्षेत्र जो जुड़ेंगे, उससे कैसे आपसी जुड़ाव से एक पूरा तंत्र बनेगा राजमार्ग का, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आर्थिक तरक्की को और तेज होता हुआ देख पाएंगे। जी, जैसे सबसे बड़ी बात है जो ये गलियारा जो बन रहा है पूरा, मतलब अलग अलग जो हम बीच में हाईवेज हमारी बनी हुई है, राजमार्ग जो बने हुए हैं उसके साथ भी अलाइन करते हुए जा रहे हैं। तो करीब अंदाजा है कि करीब 17 घंटे से ज्यादा ये मतलब टाइम और 200 किलोमीटर की बचत होगी। तो उससे जैसे अभी शुरुआत में भी हम लोग बात कर रहे थे
प्रारंभ में। तो ये वक्त जब कम होगा था, अब जैसे नासिक से आपका कुछ सामान चला है और आपको किसी न किसी दिशा में जाना है, चाहे आप पूर्व दिशा में जाएं या दक्षिण दिशा में जाएं, तो वक्त आपका जब कम लगेगा, समय कम लगेगा। और खासकर आपने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे कई सारे जगहों पे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, और चेन्नई में जैसे मैंने कहा पोर्ट सिटी है, तो काफी कुछ सामान वहां पे आता है, कच्चा माल भी वहां आता है, और वहां से रॉ मटेरियल जो आता है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इंडस्ट्री की तरफ, फिनिश प्रोडक्ट्स वापस जाएंगी कोई ना कोई पोर्ट से, या तो गुजरात के कोई नजदीकी पोर्ट से जाएं, या आपके महाराष्ट्र की तरफ जाएं, या चेन्नई एक बहुत बड़ा पोर्ट डेवलप हुआ है। तो ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि विश्व में देखा गया है कि फास्ट टर्न अराउंड टाइम जो होता है पोर्ट्स में, वो एक मापदंड माना जाता है। साथ ही साथ कितना समय लगता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है और कई सारे इसमें राजमार्ग हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे आधुनिक डिजाइन से ये बन रहा है, तो स्पीड कह रहे हैं कि मान के चलिए कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से व्हीकल्स जा पाएंगी। जी। और दूसरी परियोजना की चर्चा करने से पहले एक और बात पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही कि बीते वर्षों में जो हमारे हाईवे मिनिस्ट्री है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, उसमें जो तकनीकी अटकलें थी या जटिलताएं थी, उनको दूर करने को लेकर काफी प्रयास हुए हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो या जो विवाद हो उनके समाधान हो, जिससे कि देश में सड़क निर्माण को लेकर तेज गति हमने देखी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जमीन अधिग्रहण होता है तो उसकी प्रक्रिया है। कई बारी अक्सर ऐसी खबरों में आपने भी देखा होगा, कई प्रोजेक्ट रुक गए कि बीच में किसी अधिग्रहण नहीं हो पा रहा, वहां के स्थानीय लोगों की कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान निकालने के लिए सरकारों, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का इसमें रहता है रोल, तो ये सब चीजें होती है। और ये बहुत जरूरी है कि जैसे, और अगर पिछले 10 साल से एक जो स्कीम चलती है पीएम गति शक्ति के नाम पर, उसमें साथ ही साथ एक प्रगति एक स्कीम है, जिसके तहत प्रधानमंत्री खुद इस चीज का देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या समस्याएं आ रही है, कौन सी ऐसी समस्या है जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से ठीक हो जाती है। और पिछले कुछ दिनों में कुछ उच्च सरकारी अधिकारी यही बात कर रहे थे कि जब प्रगति की मीटिंग आ रही होती है, उससे पहले राज्यों के बीच में अगर कोई समस्या है तो खुद ब खुद वो कोशिश करते हैं कि इसका निपटारा हो जाए, ताकि जब प्रगति की परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत हो या उस पर व्यवधान कोई आ रहा हो तो उसको सुलझाने में आसानी हो। और जब प्रधानमंत्री रिव्यू लेते हैं इस चीज का, उसका समीक्षा करते हैं, तो उनके सामने स्पष्ट पिक्चर होता है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में क्या क्या है और किस तरह प्रगति हो रही है। जी। अगर हम ओडिशा में मंजूर दूसरी परियोजना की बात करें, तो इसमें जो वहां का नेशनल हाईवे है 326, उसके चौड़ीकरण को सरकार ने मंजूरी दी है और इसकी कुल लागत 1,500 करोड़ रुपए की आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को संबोधित करते हुए इस परियोजना के संबंध में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। ये कोरापुट एरिया है। यहाँ से अंदर ही अंदर रायगढ़ होते हुए मोहना, यानी आपके कोस्ट से काफी दूर है, काफी इंटीरियर एरिया है। इस हाईवे का वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। 206 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1,526 करोड़ रुपीस का होगा, और ये गवर्नमेंट के पूरे इन्वेस्टमेंट ईपीसी मॉडल पे ये किया जाएगा। गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ये तीनों की तीनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये तीनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और विशेषकर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कॉफी का एक बहुत अच्छा नया ब्रांड बन रहा है, कोरापुट कॉफी। तो कोरापुट कॉफी के लिए एक सिग्निफिकेंट नई मार्केट कनेक्टिविटी, मार्केट लिंकेज इससे क्रिएट होगी। जैसे अरकू कॉफी बहुत फेमस हुई है, वैसी कोरापुट कॉफी भी फेमस हो रही है, वर्ल्ड में एक बड़ी नई ब्रांड बन रही है। दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी एल्यूमिनियम की और दूसरी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उन सब के लिए भी इस कॉरिडोर से बेनिफिट होगा। तो किस तरह से ओडिशा के लिए ये परियोजना फायदेमंद साबित होने जा रही है? हम जानते हैं कि ऐसा प्रांत है जहां अभी कई सारे प्रांत में कई सारे ऐसी रीजन्स हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए किसी न किसी कारणवश, और सरकार के प्रयास यही रहता है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उसको कैसे आप तीव्र गति से वहां पे विकास हो। और जो ये डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपने ये लेन गिनवाया 2 लेन का, जिसमें करीब 68 किलोमीटर का जो है, जो उसमें जो है गजपति, रायगढ़ और कोरापुट, खासकर दक्षिण उड़ीसा की तरफ ये है। और इसमें मतलब एक तो सड़क सुविधा बढ़ेगी, साथ ही साथ जो स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए फायदा है। वहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज, जैसे हम जानते हैं कि
हमारे वहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज हैं और कई तो खनन वहाँ पे काम होता है, तो उसके लिए भी आपको माल ढुलाई का इधर से ले जाना। और साथ ही साथ सरकार की कोशिश रहती है, क्योंकि जब आपके पास सड़क होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो स्कूल कॉलेज खोलने में और सुविधा होती है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं होती है। और एक जुड़ा हुआ मामला है पर्यटक, तो पर्यटन के लिए भी एक तरह से जब एक्सेस होगा तो लोग पहुंचेंगे तो और सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो उस इलाके में जहाँ विकास थोड़ा पीछे हो गया, उसको तीव्र गति मिलेगा और प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। जी, आज की प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकार में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, उन्होंने आंकड़ा दिया कि करीब 12,50,000 करोड़ रुपए की कई बड़ी परियोजनाओं को इस दौरान मंजूरी मिली है और ये विकसित भारत की एक तरह से नींव उन्होंने कहा इन परियोजनाओं को। तो विस्तार से इस वक्तव्य को सुनते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म को हम देखें, जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,000 करोड़, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीज, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीज, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 28,000 करोड़ रुपीज, पीएम आवास योजना में घर 5,36,000 करोड़ के। ओवरऑल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में अप्रूव हो। दिस इज अ वेरी वेरी मेजर फाउंडेशन फॉर द विकसित भारत। तो हमने देखा भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का वित्त बजट में बढ़ा है लगातार, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब बैठकें होती हैं तो उसमें भी जो स्वीकृति है वो ढांचागत परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर दी गई है। ऐसे में कैसे आप इन ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी को देखते हैं और क्या आने वाले समय में इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, जैसे प्रारंभ में भी हम बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी है कि जब हमने एक लक्ष्य साधा हुआ है कि 2047 तक विकसित भारत है, और आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वें स्थान पे है पहुंची विश्व में, और बहुत जल्दी तीसरे पे पहुंचने वाले हैं। तो साथ ही साथ अगर आप आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ढांचागत सुविधा हो। 3 चीजें होती हैं बड़ी चीजें, या तो आपके पास एयरपोर्ट्स अच्छे हों जिसमें कि कार्गो के लिए भी सुविधा हो क्योंकि सामान जब जाएगा, सी पोर्ट्स अच्छे हों जिसमें जैसे मैंने कहा कि टर्न अराउंड टाइम के कितने कम समय में अगर जहाज लद के आता है किसी बाहर का सामान लेके भारत में, तो कितने कम समय में वो माल वहां से हट जाता है शिप में और नया माल चढ़ सकता है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम इंटरनेशनल पोर्ट्स का कम 1 दिन के अंदर भी कई चीजें ऑपरेट करते हैं। तो ये एक चीज है, तो पोर्ट्स ज्यादा डेवलप हो रही हैं, एक तो ये। तीसरा जब है कि आपके अगर रोडवेज अच्छी हो तो कनेक्टिविटी, शहरों के बीच में कनेक्टिविटी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, और इंडस्ट्रियल टाउन्स को कहीं ना कहीं आउटलेट, अगर आप एक्सपोर्ट की और निर्यात की ओर हम बात कर रहे हैं तो निर्यात के लिए आपको पोर्ट्स चाहिए क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है, पानी के रास्ते हैं। तो ये मूलभूत बिल्कुल सुविधाएं देनी है और जरूरी है। बहुत पहले एक परिकल्पना की थी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उस पर भी काफी कुछ काम चला है। तो ये सब अगर आप देखें समग्र दृष्टि से, अगर आप पीछे हटके बड़ा मैप पे देखें तो आप देखेंगे एक तरह से जाल बिछाया जा रहा है ताकि आप विकसित भारत की ओर जो लक्ष्य बांधा है उसके लिए कोई बॉटलनेक या कोई भी ऐसी गतिरोध ना हो, कोई अवरोध ना हो, अगर है तो कैसे हटाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर आपने अपनी टिप्पणी हमारे श्रोताओं के समक्ष रखी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम से अनुमति लेते हैं। नमस्कार। सुर्खियों में